श्रीवास्तव आपका अपनी वर्चुअल क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हो, हम खंड ख में जो चैप्टर नंबर 2 है, बाल्यावस्था का व्यक्तित्व पर प्रभाव पढ़ा रहे हैं बच्चों, जिसमें से हमने 1 या 2 वीडियो दिया है और ये तीसरा वीडियो हम आपको दे रहे हैं। बच्चों, पहले जानते हैं कि व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाएं, व्यक्तित्व विकास की कौन कौन सी आवश्यकताएं होती, कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। बच्चों देखो, जीवन भर व्यक्ति के अंदर विकास होता रहता है ना, लेकिन जो सीखने की क्षमता होती है, जो आंतरिक विकास होता है, वह कुछ समय के बाद रुक जाता है और ये विकास कभी तीव्र होता है और कभी मंद गति से होता है। तो बच्चों, आओ जानते हैं कि विकास किन किन अवस्थाओं में होता है। जो व्यक्ति है उसकी अवस्थाओं को हम 4 भागों में बांट सकते हैं: शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। बच्चों, अब जानते हैं शैशवावस्था क्या है। आप ना और भी विषय पढ़ते हैं, उनमें भी आपने व्यक्तित्व के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ हम जानते हैं कि शैशवावस्था क्या है। बच्चे की जन्म से 6 वर्ष की अवस्था, यानी जब बच्चा पैदा होता है उससे 6 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वो शैशवावस्था कहलाती है। यह वही अवस्था है जहां बच्चे के व्यक्तित्व की नींव पड़ जाती है। आपने भी सुना है ना कि जो बच्चा होता है उसका सबसे ज्यादा विकास किस सालों में होता है? 0 to 6 में होता है ना। मैक्सिमम जो डेवलपमेंट होता है, जो विकास होता है, इस अवस्था में हो जाता है। उसके मस्तिष्क का विकास भी इसी अवस्था में सबसे तीव्र गति से होता है। अब दूसरी अवस्था है बाल्यावस्था। बच्चों, 6 वर्ष से 12 वर्ष की अवस्था बाल्यावस्था कहलाती है। इस उम्र में जो बच्चा है वो अपने परिवार से निकल के अपने स्कूल में और अपने साथियों के बीच उठता बैठता है, जहां वह अपने शिक्षकों से, अपने साथियों से और अपने आसपास के एटमॉस्फेयर से सीखने लगता है। और इस उम्र में भी जो विकास है वह बच्चों का होता है। ठीक है। अगली अवस्था है किशोरावस्था। किशोरावस्था बच्चों 13 से 17 वर्ष की अवस्था जो होती है वो किशोरावस्था कहलाती है। किशोरावस्था में बालक का मानसिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, नैतिक सभी गुणों का विकास होता है। यही वो अवस्था है जब एक बालक अपने को पुरुष के रूप में और एक बालिका अपने को स्त्री के रूप में प्रेजेंट करता है। ठीक है। और इस अवस्था में समस्त जिज्ञासाएं जागृत होने लगती हैं। बच्चों की ये जो एज है वो स्ट्रॉन्ग वाली होती है, तूफानी एज की तरह होती है, और इस एज को टिंट एंड रोजेस वाली एज भी कहा जाता है। मतलब जो बच्चा होता है वो सतरंगी सपनों को बुनने लगता है। उसके साथ ही बच्चे की आवश्यकताएं, दायित्व से आत्म प्रदर्शन आदि भावनाओं का विकास होता है। इस समय बच्चा खुद को बड़ा जाहिर करने लगता है, खुद को रिप्रेजेंट करने लगता है सामाजिक दायित्वों के निर्वहन में। ठीक है। अगली जो अवस्था है वो प्रौढ़ावस्था है। इस अवस्था को वयस्क अवस्था भी कहा जाता है। यह व्यक्ति की ऐसी अवस्था है जो व्यक्तित्व विकास की ठहराव की अवस्था कही जाती है। यानी यहाँ पे जो विकास होता है वह लगभग रुक सा जाता है, वहाँ एक ठहराव आ जाता है, क्योंकि परिस्थितियां फिर अलग हो जाती हैं। यह व्यक्ति की ऐसी अवस्था है जो व्यक्तित्व विकास की ठहराव की अवस्था कही जा सकती है। व्यक्ति में परिपक्वता आ जाती है और उसके सामने परिवार,
व्यवसाय, नौकरी, विवाह तथा संतानोत्पत्ति के दायित्व आ जाते हैं, जिसके साथ उसे अनुकूलन करना होता है। यानी उसकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। वो परिवार में, अपने वैवाहिक जीवन में, अपने समाज में, अपनी नौकरी में उसको एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो बच्चों, ये 4 अवस्थाएं हैं जो व्यक्तित्व विकास की अवस्थाएं हैं, जिसमें सबसे तीव्र विकास शैशवावस्था में ही होता है। अब बच्चों, व्यक्तित्व पर प्रभाव, किन किन चीजों का व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है? तो सबसे पहले हम जानते हैं व्यक्तित्व पर 2 चीजों का प्रभाव पड़ता है। पहला, हेरिडिटी अथवा वंशानुक्रम का प्रभाव। दूसरा, पर्यावरण का प्रभाव। हेरिडिटी में बच्चों शारीरिक रचना। देखो, सबसे पहले जब हम किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को आंकते हैं तो उसके बाहरी जो उसका डील डॉल है, जो उसकी शारीरिक रचना है, उसके हिसाब से आंकते हैं। तो ये जो व्यक्ति का बाह्य कद, काठी, लंबाई, चौड़ाई है ना, रंग, ये सब कुछ व्यक्ति को उसकी हेरिडिटी से मिलता है, उसके परिवार से वंशानुक्रम में मिलता है। तो वंशानुक्रम जो होता है वह हमारी शारीरिक रचना को प्रभावित करता है। दूसरा है ग्रंथियों की रचना। बच्चों देखो, व्यक्ति के आंतरिक विकास के लिए हमारे शरीर में 2 तरह की ग्रंथियां होती हैं, ठीक है। पहली नलिका युक्त ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, जो जिसमें पहला है नलिका युक्त ग्रंथियां और दूसरी है नलिका विहीन ग्रंथियां। नलिका युक्त ग्रंथियों में जैसे यकृत है, क्लोम है, प्लीहा है, ये विशेष प्रकार का वो उत्पादन करते हैं और ये हमारे शरीर में के निर्माण में या फिर उनके क्रियान्वयन के लिए अपना योगदान देते हैं। ये हम आपको जब अंतःस्रावी ग्रंथियां पढ़ाएंगे तो हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। दूसरी है नलिका विहीन ग्रंथियां, जिन्हें आप हार्मोन कहते हैं। हार्मोन जो होते हैं हमारी बॉडी को रेगुलेट करते हैं, ठीक है बच्चों। तो जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है, यानी जिसको पीयूष ग्रंथि कहते हैं, वह हमारे मस्तिष्क के डेवलपमेंट के लिए जिम्मेदार होती है। इसी तरह थायराइड ग्लैंड होती है, जो वो क्या होता है, अगर थायराइड ग्लैंड ढंग से सिक्रेट नहीं होती है तो अगर वो गर्भवती स्त्री के गर्भ में बच्चा है तो वो मंदबुद्धि भी हो सकता है। इसी तरह एड्रिनल ग्रंथि है। तो ये सारी जो ग्रंथियां हैं, जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं या जो हार्मोन है, वो भी हमें हमारे विकास को प्रभावित करते हैं, हमारे व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करते हैं। और ये कैसे हमको प्राप्त होता है? हमें वंशानुक्रम में प्राप्त होता है। यानी हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करने में हमारी हेरिडिटी का महत्वपूर्ण योगदान होता है। दूसरा है बच्चों पर्यावरण का प्रभाव। बच्चों देखो, हम ना सामाजिक प्राणी हैं, हमारे आसपास परिवार रहते हैं, मोहल्ला है, नगर है, शहर है, सब है ना, और सबके बीच हमारा आना जाना लगा होता है। तो ऐसे में बच्चा भी उसी समाज का हिस्सा होता है और वो अपने आसपास के पर्यावरण, यानी जो उसके चारों तरफ का आवरण है, उससे कुछ ना कुछ जरूर सीखता है। तो सबसे पहले जो बच्चा है सबसे पहले कहाँ रहता है? अपने परिवार में रहता है। उसके अंदर कुछ भी कॉपी करने की क्षमता होती है, वो ना हर चीज को नकल करता है। तो सबसे पहले वो अपने माता पिता को नकल करता है, अपने भाई बहन को नकल करता है। तो जो उसकी अभिवृत्तियां होती हैं वो अपने परिवार के अनुकूल हो जाती हैं। दूसरा है स्कूल का प्रभाव। बच्चों जब 6 साल का बच्चा अपने स्कूल जाना शुरू करता है तो वह अपने साथियों के साथ, अपनी शिक्षिका के साथ, अपने शिक्षक के साथ संपर्क में आता है और उनसे भी बहुत सारी चीजें सीखता है जो उसके व्यक्तित्व के विकास में सहायक होती हैं और उसके व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करती हैं। बच्चों दूसरा है सामाजिक प्रभाव। जिस भी सांस्कृतिक
इन्वायरमेंट में बच्चा रहता है, जैसे मान लो कोई मुस्लिम परिवार का बच्चा है तो वो अपने आसपास उस प्रकार का सांस्कृतिक व्यवहार पा रहा है, या फिर मान लो जैसे हरियाणा का बच्चा है, वो डिपेंड करता है, वो संस्कृति कल्चरल भी हो सकती है, वो संस्कृति भौगोलिक भी हो सकती है। तो जिस प्रकार के सामाजिक दायरे में बच्चा रहता है उससे वो बहुत कुछ सीखता है, और वो जो सीखना है, वो जो लर्निंग है, वो बच्चे के व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। तो इस प्रकार बच्चे के व्यक्तित्व को पर्यावरण भी काफी हद तक प्रभावित करता है। बच्चों आज के लिए बस इतना। आपको अगर कुछ इसमें नहीं आता है तो बच्चों कमेंट बॉक्स में पूछिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों।